वह किसी के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता, जबकि बुआ की जिद है उसे किसी से जुड़ना सीखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, हम फिर से वहीं आ जाएंगे जहाँ से चले थे। इस डर से हम चलना नहीं छोड़ देंगे। बेटे, अब जो भी होगा उतना बुरा नहीं होगा जितना हो चुका है। सच कहती हूँ, इस घर को तीसरे की ज़रूरत है। कुछ उम्मीद जागेगी, नई खुशियों की, आंगन में खेलते बच्चों की। किसी के किए की सज़ा हम क्यों भोगे? हमें खुशी से ज़िंदगी को जीने का हक है। बुआ की जिद पर वह लोगों से जुड़ना सीखने लगा, लेकिन उसने पाया किसी को उसका अतीत जानकर उससे जुड़ना अच्छा नहीं लगता। बुआ सदमे में आ गई, बौखलाकर कहने लगी, नवीन, वह तुम्हारा सच जरूर है, पर उस सच का कारण तुम नहीं हो। फिर उस अतीत को लड़की वालों को बता देने की क्या जरूरत है? जो बीत गया सो बीत गया। सुनकर वह निर्विकार भाव अपना लेता। बुआ, विवाह जीवन भर का मामला होता है। इसमें ईमानदारी बेहद जरूरी है। बाद में कोई यह ना कहे कि गलत झूठे लड़के से शादी हो गई। पर तुम्हारा सच किसी को पता क्यों लगेगा और कैसे लगेगा? बुआ, बातें अपनी ही ताकत से एक दिन सामने आ जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छिपाना धोखा देना होता है। लेकिन जब तुम दोषी नहीं हो तो यही तो समस्या है बुआ। दोषी और पीड़ित दोनों की जिंदगी समान रूप से प्रभावित होती है। मैं बचपन में यौन शोषण का शिकार हुआ हूँ, यह सच बताकर वह अब तक 6 लड़कियों को परेशान कर चुका है। 6 लड़कियाँ समान भाव से परेशान हुई थी, पूरी तरह चौंक गई थी। यही होता है, किसी के प्रति दया या सहानुभूति रखी जा सकती है, सहयोग नहीं मिलता। उनसे एकांत में बातें करते हुए वह उनके बारे में कुछ नहीं पूछता, बल्कि अपना अतीत स्पष्ट बता देता है। बुआ के लाख समझाने का भी उस पर असर नहीं हुआ। बुआ से बातचीत के बाद वो विक्रांत रेस्टोरेंट चला गया। जब वह रेस्टोरेंट बंद कर रात में घर आया तो बुआ ने घर के पते पर आया यामिनी का लेटर, जो 6 लड़कियों में 5वीं थी, उसको दिखाया। नवीन, हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है। यामिनी शादी के लिए तैयार है। उसने मन में सोचा, क्या इस लड़की ने अच्छी तरह विचार कर लिया है? कर ही लिया होगा, तभी तो वह थोड़ा हंसकर ही रह गया। खाना खाकर वह अपने कमरे में आया और पत्र पढ़ने लगा। कुछ दिन पहले आप मुझे देखने आए थे। अपनी एब्यूजमेंट की आपने कुछ बातें संकेत में बताई, कुछ अंग्रेजी हिंदी के शब्दों में। यह आपको सरल और सुविधाजनक लगा होगा, क्योंकि इस विषय में किस भाषा परिभाषा में संवाद किया जाए, यह बड़ी समस्या है। मुझे लगा आपके जिस सच को सुनकर मैं आपको विचित्र मान बैठी थी, वस्तुतः वह आपकी नैतिकता और ईमानदारी है। तभी तो आपने चीजें स्पष्ट कर दी। यदि आपने मेरे बारे में पूरी राय ना बना ली हो तो मैं सहर्ष इस विवाह के लिए तैयार हूँ, आपकी जीवन संगिनी बनकर जीवन की राहों पर साथ चलने को। उस खामोश घर में वह पत्र ताजा खबर की तरह दाखिल हुआ। यद्यपि नवीन ने अनुत्तेजित भाव से पत्र तकिए के नीचे रख दिया और आंखें मूंद ली। सोचने लगा, यौन को जिस तरह गोपनीय वर्जित बनाकर रखा गया है, उसकी वजह से पीड़ित सामने आने का साहस नहीं कर पाते। पर मैं अबोध बालक था, 9 या 10 साल का। मेरे साथ ये सब फूफा ने किया। हाँ, बुआ फूफा ने मुझे गोद लिया था। बाप रे, कैसा महसूस किया था तब। वह दर्दनाक, यातना भरा, अस्त व्यस्त कर देने वाला अनुभव था। इस तरह का उत्पीड़न बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक प्रत्येक स्तर पर असर डालता है। यह असहनीय है। मैंने अपनी समस्या किसी को नहीं बताई थी, बहुत दिनों तक नहीं। मैं फूफा से बहुत डरता था, पर एक दिन बुआ ने खुद ही देख लिया। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। वे दृश्य फिर कभी धुंधले नहीं हुए। वे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी का फैसला कर देती हैं और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वह चेहरा फूफा का था।
अब हर किसी का चेहरा बन जाता है और नवीन हतप्रभ हो जाता है। वह मजबूत पकड़, वह जबरदस्त पकड़ थी जिससे वह आज भी नहीं छूट पाया है। इस आलीशान घर जो कि बर्बर घर में तब्दील हो गया, उसे पता नहीं क्या क्या होता था। उसे मोटे तौर पर याद है आरंभिक अरुचि के बाद फूफा उससे अनुराग रखने लगे थे। उस अनुराग पर वह संदेह क्या करता जब बुआ ही न कर पाई। और एक दिन यह कठिन खेल में बदल गया। दादाजी बीमार थे, बुआ उन्हें देखने चली गई। परीक्षा के कारण वह ना जा सका। एक रात फूफा बिल्कुल बदले हुए रूप में थे। उनकी आंखों में मुग्धता थी, हाथों में मजबूत पकड़ थी। उसका रोना उन पर असर न डाल रहा था। उसके दर्द की अनसुनी ध्वनियां वायुमंडल में अब भी कहीं होंगी। फूफा धीरे से बोले थे, नवीन, तुम मुझे राक्षस समझ रहे होंगे, पर मैं राक्षस नहीं हूँ। यह सब सभी बच्चों के साथ होता है, पर वे किसी से बताते नहीं हैं। बता देने से सारे घर वाले तुरंत मर जाते हैं। वह उसके बचपन पर हमला था। उस दिन से वह एक बड़े शून्य में बदलने लगा। बचपन की मासूमियत, मस्ती, मोहकता खत्म हो गई। हृदय खाली हो गया, कभी न भरने के लिए। वापस आई बुआ ने फूफा को उल्हाना दिया। नवीन कुंभला गया है, तुमने इसका ध्यान नहीं रखा? फूफा हंसे। रोज रोज रेस्टोरेंट से इसकी पसंद का खाना लाता था, पूछ लो। बुआ आश्वस्त हो गई, पर वह कभी आश्वस्त न हो सका। हरदम डरा हुआ होता, बिस्तर गीला कर देता। इसी बीच उसे दस्त लग गए। गंदा बिस्तर देख बुआ खींच गई। नवीन, क्या हो गया है तुम्हें? बिस्तर भी गीला कर देते हो और आज बिस्तर में दस्त? इतने बड़े हो गए हो। फूफा बीच में कूद पड़े। इतना भी बड़ा नहीं हो गया है, नींद में दस्त छूट गया होगा। अक्सर छोटे बच्चों के साथ समस्या हो जाती है। हाँ, पर अचानक क्या हो गया है? बेटा, तुम्हें मेरे पास अच्छा नहीं लगता क्या? क्या परेशानी है? नवीन सचमुच परेशान था। बुआ उसकी याचना को पहचानती क्यों नहीं, लेकिन बुआ ऐसे किसी संदर्भ के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। रिश्ता में इस तरह की भूल, भ्रम, अज्ञानता, असावधानी, अति विश्वास पनप जाता है, जिससे सोच वहां तक पहुंच नहीं पाती। कथित संस्कारशील घरों में शोषण निर्बाध रूप से जारी रहता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति पर नवीन का हृदय भर आता। वह अकेले में भी ना रोने की स्थिति में होता। कई बार सोचा चुपचाप माँ के पास चला जाए, पर नहीं जानता था किस बस में बैठकर जाए। कारण क्या बताए, उसे खुद समझ नहीं आता था। जो उसके साथ हो रहा है वह क्या है। अब उसे लगता है कि वह तय नहीं कर पाता था क्या करना चाहिए। यह बात बताएगा तो माँ मर जाएंगी, पिताजी तो पहले ही मर चुके हैं। यह भ्रम इतना प्रभावी था कि जब छुट्टियों में माँ के पास गया तब भी कुछ न बता पाया। बस इतना कहा, माँ मैं यहीं रहूं? माँ ने पुचकारा, वहाँ अच्छा नहीं लगता। बेटा, तुम भाग्यवान हो जो गरीब घर से उस अच्छे घर में चले गए। तुम्हारे पिताजी भी नहीं हैं। मैं ठीक से तुम 4 भाई बहन को पाल भी नहीं सकती। बेटा, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझदारी सीखनी होगी। अपने कुछ कपड़े अपने छोटे भाई को दे जाना, बुआ तुम्हें नई खरीद देंगी। चूंकि वह 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, अतः उसे छोटी उम्र में ही बोध कराया जाने लगा था कि वह बड़ा है। अब उसे लगता है कि उसने बचपन ठीक से जिया ही नहीं, उसकी नादानियाँ कभी माफ हुई ही नहीं। क्योंकि वह घर का बड़ा बच्चा था, फूफा उसे लेने आ गए। छोटे भाई व बहन के लिए कपड़े और मिठाई लाए थे। इसी कारण फूफा का जादू सभी पर चल जाता था। उसे वापस भेजते हुए मम्मी बहुत प्रसन्न थी। वह फिर बर्बर घर में था, डरा हुआ। फूफा उसे घेरते, वह दूर भागता। बात करते, वह जवाब न देता। बुआ को लगता अनादर कर रहा है। नवीन, फूफा जी कुछ पूछ रहे हैं। फूफा हंसते हुए, गायत्री, बात को तूल न दिया करो, बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसे स्वाभाविक भाव में रहने दो। आज सोचता हूँ सब कुछ अस्वाभाविक बनाकर फूफा किस
स्वाभाविक भाव की बात करते थे। फूफा ने ऐसा क्यों किया? कौन सी कुंठा, अतृप्ति? उसका चित्त अशांत रहने लगा, अंक कम आने लगे। वह बुआ के साथ बैठकर मूवी देखने गया था। रेप सीन था। नवीन भय और घबराहट से कांपने लगा। यह सब तो बच्चों के साथ। बुआ तुरंत हॉल से निकल आई। मैं जानता हूँ ना नवीन, तुम पागल हो। लगता है गंदे लड़कों की सोहबत में पड़ गए हो। यह सब बच्चों के साथ नहीं, लड़कियों के। अच्छा चलो यहाँ से। बच्चे मूवी नहीं देखते। न जाने कैसी कैसी मूवी बनाने लगे हैं आजकल। बुआ क्रोध हो गई। फूफा ने जब नवीन को पकड़ा, न जाने कहाँ से हिम्मत करके नवीन ने बुआ की भुजा पर दांत गड़ा दिए और तब तक काटता चिल्लाता रहा जब तक खुद को बचाने की उसे संभावना दिखती रही। उधर प्यास से बुआ की नींद खुल चुकी थी। आवाज और शोर सुनकर वह नवीन के कमरे की ओर बढ़ गई। वे डर और अविश्वास से फूफा को देखती रह गई थी। फूफा के आदर्श पुरुष का यह अब तक का सबसे घिनौना रूप था। दोनों निर्वस्त्र थे। यह बच्चा पता नहीं कब से यातना सह रहा है और इस पिशाच को झिझक न हुई। बुआ खूब रोने लगी थी। फिर नवीन को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। वह नहीं जानता बुआ और फूफा के बीच फिर क्या बहस हुई। बस इतना जानता है कि दोनों अलग रहने लगे थे। बुआ की कई स्तर पर हार थी। बुआ का विश्वास भंग हुआ था। बच्चा गोद देने जैसी सामाजिक आस्था को धक्का लगा था। वे तो फूफा के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, किंतु नितांत निजी फैसले भी व्यक्ति खुद नहीं कर पाता। कुटुंब की राय को मानने पर मजबूर करता है। अब उसे लगता है कि दादी हाल में यह बात बुआ ने ही बताई होगी। फूफा का जादू सभी पर चल जाता था, अतः कोई भी सहसा विश्वास न कर सका। किया तो सुझाव दिए जाने लगे। दादा बोले, गायत्री, तुम्हारी बेवकूफ़ी और लापरवाही कम नहीं रही जो तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि नवीन डरा हुआ रहने लगा है। अब चुप रहने में बेहतरी है। इस कलंक का असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? नवीन की जिंदगी भी कठिन हो जाएगी। दोनों छोटे चाचा ने विरोध किया। जीजा को समाज से बेदखल कर देना चाहिए। नवीन की माँ व्याकुल थी। जीजी, मैं सोचती थी कि नवीन सुख से है, मैं इसे वापस घर ले जाऊंगी। बुआ अकुला गई। कांता, मेरे पास अब नवीन के अलावा कोई आधार नहीं है। तुम्हें डर है तो मैं डर दूर किए देती हूँ। अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। दादा ने चेताया, तो कहाँ रहोगी? अलग रहने का लोगों को क्या कारण बताओगी? शांति से काम लो और सतर्कता बरतो। उस समय तो वह इन बातों का मतलब समझ नहीं पाया था। आज सोचता हूँ कि वह अपने कहे जाने वाले लोग भी अपनी पोजीशन, हित, स्वार्थ ही देखते हैं। तभी तो दादा को कुटुंब की चिंता हो आई थी। चाचा मौखिक विरोध करके रह गए। माँ जिद करके उसे वापस ना मान सकी। बुआ से अलग हो गई। फूफा कुछ भी ना बोल सके। मौसी की नज़र में गिरने से मौसा की ताकत जाती रही या गिलानी महसूस हो रही थी। तलाक से पहले खूब सारी नींद की गोली खाकर वे एक रात कमरे में मृत पाए गए। बुआ यही बोली, लोग ऐसा काम करते क्यों हैं कि फिर जी नहीं पाते। नवीन ने बीए की। बुआ का रेस्टोरेंट संभाला। जल्दी उसने रेस्टोरेंट को अच्छे से संभाल लिया। उसे अपने काम में आनंद आने लगा था। वह तो इसी तरह से जिंदगी बिता देना चाहता था, लेकिन यामिनी का पत्र आने से घर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। बुआ उत्साहित थी। लड़की वालों को संदेश भिजवा वो